द हंटर्स मिरर एक सिंबलिक कॉन्सेप्ट है। एक चिड़िया बहुत प्यारी होती है लेकिन उसे पकड़ना मुश्किल होता है। शिकारी क्या करता है, वो एक शीशे को रख देता है जंगल में। चिड़िया उस शीशे के सामने आती है और अपनी ही परछाई को देखकर खुद से ही अट्रैक्ट हो जाती है। वो सोचती है कि ये कोई और चिड़िया है जो उसके साथ डांस कर रही है। वो बार बार देखती है, आगे पीछे घूमती है और धीरे धीरे अपनी सराउंडिंग्स को भूल जाती है। उसी हिप्नोटिक स्टेट में शिकारी उसे पकड़ लेता है, शीशे के सामने जाल बिछाकर। इस कहानी में मिरर एक इल्यूजन है। जो चीज़ हमें लगती है कि हमारी तरह है लेकिन वो होती एक ट्रैप है। ये मेटाफोर है उन सिचुएशन के लिए जहाँ कोई हमारी साइकोलॉजी समझकर हमें खुद की परछाई से कंफ्यूज कर देता है और हम ट्रैप हो जाते हैं। ये सिंबलिक आइडिया सेडक्शन, मैनिपुलेशन या इल्यूजन के कॉन्टेस्ट में यूज होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लॉक्ड इन देयर ओन वर्ल्ड। कुछ लोग काफ़ी ज़िद्दी और कठोर होते हैं। उन्हें किसी और की बात मानने में दिक्कत होती है क्योंकि ऐसे लोग अपनी ही दुनिया में रहते हैं। टू सेड्यूस देम, तुम्हें उनकी दुनिया में एंटर करना पड़ेगा, उनके स्पिरिट में एंटर करना पड़ेगा। उनकी बनी हुई दुनिया में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, बल्कि उसमें क्विकली एंटर कर जाओ। उनके तरीके से उन्हीं के साथ गेम खेलो, उनकी पसंद को अपनी पसंद बना लो, उनके मूड के साथ अपने मूड को भी उसी तरह ढाल लो। ऐसा करने से तुम उनके अंदर छुपे नार्सिसिज्म को जेंटली स्टॉक करते हो। जब तुम उनकी ही इमेज बनकर उनके सामने आते हो तो उनके डिफेंसेस धीरे धीरे गिरने लगते हैं। हिप्नोटाइज हो जाते हैं लोग उस मिरर इमेज से जो तुम पेश करते हो, और धीरे धीरे वो वल्नरेबल हो जाते हैं तुम्हारे इन्फ्लुएंस के लिए। जब तुम उनकी दुनिया में एंटर कर जाते हो तब डायनेमिक्स पूरी तरह बदल जाते हैं। जिंदगी की एक बड़ी परेशानी होती है दूसरों की जिद और उन्हें अपनी बात समझाने में मुश्किल होना। कभी कभी लगता है कि जब वो हमारी बात सुन रहे होते हैं और हाँ हाँ करते हैं तो ये हाँ हाँ सिर्फ बाहर से करते हैं, लेकिन असलियत में वो अपनी सोच पर ही कायम रहते हैं। वो अपनी पुरानी बात पर लौट जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में बार बार टकराते हैं ऐसे लोगों से और अपनी बात समझाने की कोशिश भी करते हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन इसी वजह से होती है। सामने वाला अपनी सोच को बदलने को तैयार नहीं होता, चाहे वो जाहिर ना करे। हमारी कोशिशों का असल असर कभी कभी नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे हम बस टकरा रहे हों और सामने वाला इंसान जैसे पत्थर की दीवारों की तरह खड़ा हो। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उन तक अपनी बात पहुंचाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अपनी सोच से कभी हटते नहीं। अक्सर हम इस बात पर शिकायत करते रहते हैं कि लोग हमें समझते नहीं या इग्नोर करते हैं, और फिर उन्हें हम स्पाइटफुल या बेपरवाह समझने लगते हैं। लेकिन सोचो, अगर हम अपनी सोच बदल के कुछ अलग करें, उन लोगों को सिर्फ उनके दिखाए गए चेहरों से नहीं बल्कि एक सेड्यूसर की नज़र से देखें। लोग अपने नेचर में अक्सर जिद्दी होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले, सेल्फ ऑब्सेस्ड। लेकिन अगर तुम उनकी ये जिद्दी वाली आदत को तोड़ना चाहते हो तो फोर्स या लॉजिक काम नहीं आता। उनके मन में एंटर करना पड़ता है, उनके इमोशंस, उनके इंटरेस्ट, उनकी अंधेरी दुनिया को समझना पड़ता है। जब तुम उनके जैसे बन जाते हो तब वो खुद ब खुद खुलने लगते हैं। और यही है द आर्ट ऑफ सेडक्शन का लॉ नंबर 7। हम सबके अंदर नार्सिसिज्म होता है। ये सिर्फ कुछ लोगों का ट्रेट नहीं है। हर इंसान अपनी आइडेंटिटी, सेल्फ वर्थ, अपनी इमेज को लेकर सेंसिटिव होता है। बचपन में हमारा नार्सिसिज्म ज़्यादातर फिजिकल होता था। हम अपने चेहरे, बॉडी गेस्चर्स या खुद का रिफ्लेक्शन को क्यूरियस नज़र से देखते थे, जैसे अपने आप से ही प्यार हो। अपनी ही इमेज से फैसिनेटेड रहते थे, जैसे हम खुद से अलग कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हो। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, नार्सिसिज्म फिजिकल से साइकोलॉजिकल बन जाता है। अब हम अपनी सोच, ओपिनियंस, प्रेफरेंस और आइडियाज़ के ज़रिए अपने आप को डिफाइन करते हैं। 1897 बर्लिन में एक कवि रेनियर मारिया रिल्के, जिनकी प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में फैली हुई थी, उनकी मुलाकात लो एंड्रिया सेलोमा से हुई,
जो कि एक रशिया की राइटर थी। वो सिर्फ एक राइटर नहीं थी, बल्कि वो औरत थी जिसने नाइटेड जस्टे जैसे महान फिलोसोफर का दिल तोड़ दिया था। एक ऐसी वुमेन जिसे सब एडमायर करते थे, और भले ही रिल्के सिर्फ 22 इयर्स का था और वो 36 की, फिर भी वो उससे पूरी तरह से अट्रैक्ट हो गया। रिल्के ने उसकी सारी बुक्स पढ़ी थी और वो उसकी पसंद को अच्छी तरह से जानता था। वो दोनों दोस्त बने। रिल्के ने हर उस चीज़ को मिरर करना शुरू कर दिया जो सोल्मा को पसंद थी। वो रशियन बोलने लगा, रशियन कपड़े पहनने लगा, अपने कमरे में भी रशियन स्टाइल में सजा दिया। उसकी ज़िंदगी का हर रंग अब शोल्मा से जुड़ा था। लेकिन एक वक्त आया जब शोल्मा को लगा ये लड़का सिर्फ मुझे कॉपी कर रहा है, उसकी अपनी कुछ वैल्यू नहीं है। अब जो चीज़ कभी चार्मिंग थी वो अब सुफिकेटिंग लगने लगी। और 1899 में सोल्मा ने रिल्के से दोस्ती तोड़ दी। इस स्टोरी का मतलब सिर्फ यही है कि किसी इंसान के स्पिरिट में एंटर करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे तुम उस इंसान को अपने चार्म के अंदर खींच सको। ये कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड मूव है। तुम बस एक स्पॉन्ज बन के उसके इमोशन को एब्जॉर्व करते रहो, हर मूड का कॉपी करो। अगर ज़्यादा देर तक ऐसा किया तो वो इंसान तुम्हारी रियलिटी देख लेगा, उसे लगेगा तुम नकली हो, फिर वो तुमसे दूर हो जाएगा। तुम्हें बस इतनी सिमिलैरिटी दिखानी है कि वो तुम्हारे अंदर अपनी झलक देख पाए, पर वो तुम्हारे कंट्रोल में हो, तुम्हारी चॉइस से हो। अपनी खुद की आइडेंटिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तुम सिर्फ उन जैसे बन जाओ ये काफ़ी नहीं, तुम्हें खुद को लीड करने का विजन भी होना चाहिए। जब राइट मोमेंट आए अब तुम उसे अपनी दुनिया में खींचोगे, अपने वाइब्स, अपने स्पिरिट में, फिर तुम लीडर बनोगे। सिर्फ उनके ट्रस्ट जीतकर वहीं रुक जाना बेकार है। अगर तुम बस उनके कंफर्ट जोन में एंटर करोगे और बस वही चिपक गए तो वो तुमसे बोर हो जाएंगे। मिररिंग सिर्फ एक स्टार्टिंग ट्रिक है इनिशियल अट्रैक्शन के लिए, लेकिन अगर तुम उसी में अटके रहे तो कहीं से भी सिडक्शन स्ट्रांग नहीं बनेगा। एक वक्त आएगा जब तुम्हें गेम की डायरेक्शन बदलनी होगी। पहले तुम उसके मूड में घुलो, फिर उसी के मूड को अपने मूड में बदलो। स्टार्टिंग में उनका रिफ्लेक्शन बनो ताकि उन्हें तुम अपने जैसे लगो, पर उसके बाद उन्हें तुम्हारा रिफ्लेक्शन बनाना सीखो। यही होता है असली सिडक्शन, मिरर से डायरेक्ट मैग्नेटिज्म तक का सफ़र।